ये लो रिवन दिस रविचंद्र यूपीएससी सीएससी वेलकमिंग कॉलन समर्थ आइश एंड जुडिशरी। देखिए एडीआर को कंटिन्यू करेंगे। हमने नेगोशिएशन तक बात करी थी, आज मीडिएशन की बात करेंगे, कॉन्सिलिएशन की भी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिर उसके बाद एएनसी के एक्ट की बात कर लेंगे, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996। उसके बाद हम ऑलमोस्ट आपको जो है 50 नंबर का एडीआर होता है वो ऑलमोस्ट खत्म कर दूंगा मैं, ठीक है। केसेस भी बता दूंगा, कहीं और से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस आप चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लोगों को बताओ there is a channel समर्थ आइश एंड जुडिशरी that is talking a lot about जुडिशरी टॉपिक एंड ऑल। सो प्लीज़ आप शेयर करिए, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट तो अभी फिलहाल मेरे लिए यही है, अगर आप लोग शेयर करेंगे बच्चों के साथ हो तो। चलिए, अगर आपको याद हो नेगोशिएशन में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी, वो अगर आपको शादी वाला एग्जाम्पल याद हो तो मैं मोस्टली अपने एग्जाम्पल्स वहीं से दे रहा हूँ। तो आज मीडिएशन की भी बात हम वहीं से करेंगे। कुछ मीडिएशन का मतलब क्या होता है, आपकी शादी होगी कल को, बर और वधू, लव मैरिज की बात नहीं कर रहा। अरेंज मैरिजेज में मैंने पहले भी बोला है कि देयर इज़ अ मीडिएटर, उनके पास इंफॉर्मेशन होती है दोनों पार्टियों की थोड़ी थोड़ी, या एक पार्टी की ज़्यादा होती है, ठीक है। अब वो मीडिएट करते हैं। आपने सबने ऑलमोस्ट एडीआर का जो प्रैक्टिकल है वो कॉलेज में दे दिया होगा। नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड द फैक्ट। अब इस चीज़ को थोड़ा समझो। अगर आपने प्रैक्टिकल अभी तक लाइफ में नहीं देखा, लेट से लोक अदालत वगैरह में, तो आप यहाँ पे चीज़ों को समझ लोगे आसानी से, जैसे मैं बता रहा हूँ। तो मीडिएट कैसे करते हैं वो पर्सन मीडिएट कैसे करेगा। एक के घर में जाएगा, बोलेगा कि सर एक लड़की है, मैंने देखा है, अच्छी लड़की है, अच्छा लड़का है, जो भी है ना, कुछ ऐसा उनका परिवार का बैकग्राउंड है, ऐसे बोल के दूसरे के दिमाग में क्या डाले, कुछ ऑप्शंस डालेगा। दैट वेदर दैट पर्सन इज ट्राइंग टू कन्विंस, वेदर दैट पर्सन इज कन्विंस्ड और नॉट। वो यही चाहेगा ना कि कन्विंस हो जाए। ऑप्शंस मिल जाते हैं उस पर्सन को जिसके बारे में वो बातें कर रहा है और जिससे बता रहा है, दोनों को, ठीक है। तो मीडिएशन में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑप्शंस। अब ये अवेलेबिलिटी ऑफ ऑप्शंस किसके पास हुए, दोनों पार्टीज के पास। अगर हम यहाँ पे डिस्प्यूट की नज़रिए से देखें तो दोनों ही डिस्प्यूटेंट्स के पास, और वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दोनों पार्टियों के पास जिनकी शादी होने वाली है। पहली चीज़, मीडिएटर का रोल क्या हुआ यहाँ पे, दैट मीडिएटर ट्राइज टू ब्रिंग बेसिकली टू बोथ द पर्सन्स ऑन अ सिंगल नोड। ही ने किया, उसने एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे लाने का ट्राई किया, ठीक है। अभी के लिए इतना सोचो। अब हम इसका डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो लेजिस्लेटिव डेफिनेशन तो नहीं मिलेगा आपको। तो हमारे कॉमन भाषा में कहते हैं मीडिएशन इज अ मेथड ऑफ नॉन बाइंडिंग डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, नॉन बाइंडिंग डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग अ न्यूट्रल थर्ड पार्टी हु ट्राइज टू ब्रिंग द डिस्प्यूटिंग पार्टीज रीच अ म्यूचुअली एग्रीएबल सोल्यूशन। अगर दोनों म्यूचुअली एग्रीएबल सोल्यूशन का मतलब हुआ कि दोनों ही उस सोल्यूशन पे क्या करेंगे, अग्री करेंगे, जिसका रिजल्ट उन्होंने खुद ने निकाला है। That mediator is simply doing what? Trying to bring both the parties on a single platform। जो सॉल्यूशन निकल रहा है वो दोनों पार्टीज खुद ही निकाल रही हैं। ये हुआ मीडिएशन का डेफिनेशन, यही आपको लिखना है। मीडिएशन को और क्या बोल सकते हैं, इट इज अ काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस इन विच पार्टीज हैव कंट्रोल ओवर द डिसीजन एंड कैन एक्सप्लोर अ रेंज ऑफ ऑप्शन, जिसकी मैंने अभी बात करी आपसे अवेलेबिलिटी की। मीडिएशन अ सेमी फॉर्मल नेगोशिएशन बिटवीन द पार्टीज विदाउट द यूज ऑफ एविडेंस और विटनेस। हाँ, ये एज सच कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि बिना एविडेंस के और बिना विटनेस के अगर हम रियल लाइफ में बात करें तो पॉसिबल नहीं है। देयर आर सम विटनेसेस जो आपके मीडिएटर की बातों को वैलिडेट करते हैं। लाइक लेट से कुछ लोग से आप पता करोगे कि यार ऐसा कुछ पता चला हमें, एक लड़के के बारे में, लड़की के बारे में, व्हाट यू से, है ना, कुछ एविडेंसेस, कुछ विटनेसेस से आप उसको ओके करते हो। पर ऐसा हम जब इसको सेमी फॉर्मल लैंग्वेज में बात करें, मीडिएशन की प्रैक्टिकल लॉ के बाद एस्पेक्ट में बात करें, तो वहाँ पे हो जाता है कि बिना एविडेंस और बिना विटनेस के ही लोग आपस में मीडिएट कर लेते हैं, जैसे आपने लोकल अदालत में देखा होगा, ठीक है। और कह सकते हैं क्या, मीडिएशन इज अ नॉन एडवर्शियल एंड फ्लेक्सिबल प्रोसेस। बिल्कुल फ्लेक्सिबल प्रोसेस है। मीडिएशन रिजल्ट्स इन म्यूचुअली एग्रीएबल आउटकम। ये सारी बातें आपको बुलेट पॉइंट्स के रूप में याद रखनी है, दैट यू हैव टू राइट इन योर पेपर। अरे बात को बुझे, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो आप। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग ऑल द थिंग्स दैट इज रिलेटेड टू मीडिएशन। आपको समझना है और इसको बारे में आपके दिमाग में रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखो क्या कहता है मीडिएशन के बारे में। और चीजें सुनो। मीडिएशन बीइंग अ कंसेंसुअल प्रोसेस, कंसेंसुअल सर्वसहमति से, दोनों की मर्जी से, इज ऑफन, या फिर 2 या 5 10 पार्टियां जो भी है, इज ऑफन कंसिडर्ड एज द बेस्ट वे टू रीच टू एन एमिकेबल सोल्यूशन एज इट प्रोवाइड्स रेंज ऑफ ऑप्शंस to the parties and also a kind of availability to opt out of mediation at any stage. In mediation, a mediator cannot impose a settlement to the parties on his own. इस लाइन को भूलना नहीं, जब तक लॉयर हो, मतलब जब तक आप इस प्रोफेशन में भूलना नहीं। मीडिएशन में मीडिएटर कभी भी सॉल्यूशन को इम्पोज नहीं करता, जबकि होता क्या है, एमिकेबल सॉल्यूशन पे पहुंचने का सबसे अच्छा जरिया ये इसीलिए है क्योंकि अवेलेबल ऑप्शंस बन जाते हैं।
एबिलिटी उनके पास बढ़ जाती है और किसी भी स्टेप पे, किसी भी स्टेज में, 6 स्टेजेस होती हैं मोस्टली मीडिएशन में, उसमें से किसी भी स्टेज पे वो चाहें तो विड्रॉ कर सकते हैं। हमारा मन लड़का लड़की मिल लिए, बातें परिवार में बन गई, शादियों का डेट फिक्स हो गया, हमें सडनली पता चला कि लड़के या लड़की की तरफ से कुछ प्रॉब्लम है, कुछ लोगों ने बताया, हमने वैलिडेट किया, हमें लगा कि नहीं उस घर में शादी करना सही नहीं है, ना यू कैन ऑप्ट आउट एट एनी स्टेज। देखो भैया ऐसी ऐसी बातें हम नहीं कर सकते आपके घर में शादी, समझ गए। चलो, फंडामेंटल एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं मीडिएशन के? बेसिक एलिमेंट्स, वॉलेंट्री प्रोसेस है, बिल्कुल स्वेच्छा से, कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा। एक्सेप्टेबल मीडिएटर टू बोथ द पार्टीज, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, दोनों पार्टीज को मीडिएटर से एक्सेप्टेबल होने चाहिए। प्रोसीजरल असिस्टेंट रादर देन सब्सटैंटिव असिस्टेंस बाय द मीडिएटर, एक प्रोसीजरल असिस्टेंस देता है वो, कि मैं एक प्रोसीजर को फॉलो करवा दूंगा, मैं बैठूंगा, आप लोग मेरे सामने कुछ बातें कर लेना, कुछ सोल्यूशन निकाल लेना, आई विल बी जस्ट अ काइंड ऑफ विटनेस, मैं गवाह के रूप में, या फिर मैं एक होता है ना, मैं इस चीज़ को सामने से देखूंगा तो मेरे आपको ऐसा लगेगा कि एक कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है जो सामने में किसी पर्सन के सामने हो रहा है, बस ये है। और मैं ऐसा कुछ आपको सब्सटेंसिव एविडेंस या कुछ ऐसा के बेसिस पे मैं आपको सपोर्ट नहीं कर रहा। इम्पार्शियल न्यूट्रल मीडिएटर, ठीक है। सॉल्यूशंस आर एक्सप्लोर्ड बाय द पार्टीज इटसेल्फ। मेडिसिन हैज टू बी इंटरेस्ट बेस्ड मेथड फॉर बोथ द पार्टीज थ्रू आउट द प्रोसेस। पूरी प्रोसेस में जहां पे भी किसी का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा कम होगा, इंटरेस्ट दबेगा, तीसरा पार्टी मतलब दूसरा पार्टी या सामने वाला पार्टी खुद ब खुद उस चीज से विड्रॉ कर लेगा। आप किसी के इंटरेस्ट को दबा नहीं सकते, दोनों को इंटरेस्ट को अपहोल्ड करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन द मीडिएशन प्रोसेस, ठीक है। चलो, एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? अब देखो ना यार, एक लड़के लड़के की शादी में मीडिएटर ने कितना बड़ा रोल प्ले किया, कॉस्ट इफिशियंट है, आराम से हो गया, हमें आपको इश्तेहार नहीं देना पड़ेगा न्यूज़पेपर्स में, लोकल न्यूज़पेपर्स में, है ना, या फिर कि यार 50 लोगों से बोलने की जरूरत नहीं, कोई खुद ही आपके पास मीडिएट करने आ गया चीज़ें। लेस टाइम कंज्यूमिंग, ऑब्वियस है, इफिशियंट है बिल्कुल, डाइवर्सिफाइड ऑप्शंस है, फर्दर ऑफ आर्बिट्रेशन और लिटिगेशन इज अवेलेबल। आप बिल्कुल बाद में चाहो तो आर्बिट्रेशन में जा सकते हो, लिटिगेशन में जा सकते हो, कोई आपको रोक तो रहा है नहीं। पार्टीज कैन कंट्रोल द होल प्रोसीडिंग्स, पार्टीज क्या करती हैं, कंट्रोल करती हैं पूरी प्रोसीडिंग्स को। मीडिएटर कंट्रोल नहीं करता, इस बात को आपको याद रखना है। अगर कोई सिंपल स्टूडेंट भी या कोई आपको जज करना चाहेगा ना, एडीआर का टीचर, तो आपसे सिंपली एक सवाल पूछेगा कि क्या मीडिएटर, वैसे नहीं पूछेगा बिल्कुल साफ, तो घुमा के पूछेगा कि एक स्टेटमेंट बताओ, मीडिएटर कंट्रोल्स द होल प्रोसीडिंग ऑफ अ मीडिएशन प्रोसेस। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, पार्शियली ट्रू, फॉल्स, नन ऑफ द अबव, कांट डिटरमाइन। आपका आंसर सीधे फॉल्स होगा, पार्शियली ट्रू भी नहीं, पूरा फॉल्स होता है वो स्टेटमेंट। इट्स पार्टीज हु कंट्रोल द प्रोसीडिंग्स, ना कि मीडिएटर, याद रखना है। चलिए, स्कोप ऑफ मीडिएशन देख लो, कहां पर डिस्प्यूट्स में लगती हैं, कॉमर्शियल डिस्प्यूट, सिविल डिस्प्यूट्स, क्लेम फॉर ब्रीच ऑफ ऑब्लिगेशन और कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन होता है ना कई बार, उसमें लगता है, ठीक है। इंश्योरेंस क्लेम, प्रोफेशनल इशूज, लेबर डिस्प्यूट्स, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, फैमिली डिस्प्यूट्स में भी लगता है, पब्लिक पॉलिसी इशूज, है ना, चेक बाउंस वगैरह केसेस में कई बार हमने मीडिएशन प्रोसेस किया हुआ है। कम्युनिटी एंड नेबरहुड इशूज, द लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव, ये कोई लिस्ट ऐसा नहीं कि लिख दिया बस इतना ही, बहुत सारी लिस्ट हो जो इसमें ऐड होते चली जाएंगी अकॉर्डिंग टू द टाइम, ठीक है। चलिए, अब देखो लीगल रिकॉग्निशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हमारे पास मीडिएशन की कोई लीगल रिकॉग्निशन थी? तो पहले नहीं था, मतलब ये प्रोसेस ही बाद में आया, नालसा के बाद बहुत ज़्यादा इसके ऊपर फोकस होने लग गया है ना, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट। उसके बाद 2000 में भी काफ़ी ज़्यादा, 2000 के जो दशक थे उसमें भी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बात हुई। तो जो सीपीसी है उसका अगर सेक्शन 89 देखो, जिसमें अमेंडमेंट कर किया गया मलीमत कमेटी और लॉ कमीशन के बेसिस पे, उसमें ये चीज़ ऐड की हुई दैट वेर इट अपीयर्स टू द कोर्ट दैट there exists element of a settlement which may be acceptable to the parties, the court shall formulate the terms of settlement and give them the parties for their observations, and after receiving the observation of the parties, the court may formulate the terms of possible settlement and refer the same for arbitration, conciliation, judicial settlement including लोक अदालत और mediation। ये बातें सेक्शन 89 में लिखी हैं, आपको लिखना है आपके पेपर में। इफ क्वेश्चंस कम फ्रॉम दैट पासपेट कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मीडिएशन, अभी तक तो मैंने आपको 7-5 स्लाइड्स बोली हैं, वो चारों 5 स्लाइड आप लिख देना, उसके बाद लीगल रिकॉग्निशन की बातें लिख देना, बात हो जाएगा खत्म। अगर सीधे शॉर्ट नोट आ रही मीडिएशन पे तब। सेक्शन 89 2D क्या कहता है? मीडिएशन के लिए द कोर्ट शैल इफेक्ट अ कंप्रोमाइज बिटवीन द पार्टीज एंड शैल फॉलो सच प्रोसीजर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है। ये बातें आपको दिमाग में रखनी है। सेक्शन 89 वो सीपीसी। मीडिएटर स्किल रोल्स क्या होगा अभी बताया आपको, इंपार्शियल होना चाहिए, समझते हो आप। पेशेंस, धैर्य तो होना इंपॉर्टेंट है, पता चले दोनों पार्टी आपस में लड़ने लगे आपके सामने, पेशेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। विट मतलब होता है ना, पहले ही बताया हुआ मैंने, व्याक्र मतलब अच्छा बोलने वाला, अच्छा वक्ता। सिंसेरिटी, इंड्योरेंस बोथ फिजिकल एंड मेंटल, ऑब्वियस है यार, मेंटल इंड्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है मीडिएशन में, हमने कई बार प्रैक्टिकल लेवल पे भी देखा हुआ है इस चीज़ को। कभी पति पत्नी के बीच में जो हम लोग कराते हैं ना मेडिएशन, तो अजीब सा फीलिंग आएगा, मतलब ऐसा लगेगा कि यार पति को रोको, एक दूसरे के ऊपर, या पत्नी को रोको, या मेंटली आप परेशान हो जाओगे। तो देयर इज अ काइंड ऑफ सिचुएशन दैट कम्स इन डूइंग, जब आप प्रैक्टिकल लेवल पे इस चीज़ को देखते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेंटल, तभी जाना मेडिएशन में अगर मेंटल स्किल है। प्रोबिंग स्किल,
अंडरस्टैंडिंग माइंडसेट ऑफ अदर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक हाउ प्रोबे ना इसको बोलते हैं, एक वर्ड हुआ करता है, जस्ट फॉरगेटिंग दैट वर्ड, मतलब प्रोबिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कहने का मतलब कि दूसरे के माइंड में चल क्या रहा है, ये अगर एक समझना स्टार्ट कर देना एक मीडिएटर, तो वो खेल खत्म कर देगा। वो तुरंत ही इस चीज़ को ऐसी ऐसी बातें रख देगा सामने जो दोनों पार्टी आपस में मजबूर हो जाएंगी फिर वो करने के लिए। कई बार अपॉलॉजी का भी बहुत बड़ा रोल होता है। कई बार सर आप ऐसा करो, अपॉलॉजी कर लो, खत्म हो जाएगा। साइलेंस सर, आप शांत रहना, कुछ भी बोलेंगे दूसरे पार्टी वाले तो। इट्स ऑल अबाउट टू अंडरस्टैंड द माइंडसेट ऑफ द अदर पीपल सो दैट यू कैन सजेस्ट द अदर पर्सन ओवर दैट पर्टिकुलर माइंडसेट। बात को समझे? विजडम बहुत इंपॉर्टेंट है यार। विजडम मतलब ये नहीं होता आपको एक चीज, किसी चीज़ का ज्ञान होना अलग चीज़ है, किसी चीज़ के ज्ञान के बेसिस पे कुछ नई चीज़ें इख्तियार करना वो अलग चीज़ है। तो विजडम इज अ काइंड ऑफ रिकॉग्नाइजिंग व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग इन द लाइफ, समथिंग काइंड ऑफ वर्च्यू, वैल्यू, ये विजडम हो जाता है। ठीक है, चलिए स्टेजेस ऑफ मीडिएशन देखो 6 स्टेज होते हैं। मीडिएटर का अपना ओपनिंग स्टेटमेंट होता है, डिस्प्यूटेंट का अपना ओपनिंग स्टेटमेंट होता है, फिर दोनों का ज्वाइंट सेशन होता है, प्राइवेट कॉकस और सेपरेट सेशंस अलग अलग, दोनों लोगों के साथ मीडिएटर अलग अलग बैठता है, सेशंस करता है, उनको समझाता है। यहीं पे प्रोबिंग स्किल में बोल रहा था, यहीं पे आपको मैं विट की बात कर रहा था, सिंसियरिटी की बात कर रहा था। ज्वाइंट और फाइनल नेगोशिएशन एंड डील मेकिंग होती है, उसके बाद क्लोजर जहाँ पे फाइनल सेटलमेंट हो जाता है। किसी भी स्टेज पे चाहो तो दोनों पार्टीज में से कोई भी लीव कर सकता है। बोला ना अभी मैंने आपको, ये स्टेजेस आपको याद रखने हैं। इन डेप्थ से ज़्यादा आप समझ रहे होगे मेरा मुद्दा क्या है। ये 5 बुलेट पॉइंट आप दिमाग में रखना, खुद ब खुद ऑटोमेटिक आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, एक का स्टेटमेंट, दूसरे का स्टेटमेंट, ज्वाइंट सेशन, प्राइवेट कॉकस, प्राइवेट सेशंस, उसके बाद सेटलमेंट, फाइनल नेगोशिएशन जिसको बोलते हैं क्लोजर। ठीक है, चलो अब देखो ये है मॉडल रूल्स आपका। ठीक है, 2003 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने जो आपको सारी बातें बताई है वो इसी में लिखा हुआ है, पर मैं आपके लिए कुछ पढ़ूंगा। सबसे पहले मैं सेक्शन 27 पढ़ूंगा इसका। देखो सेक्शन 27 क्या कहता है, इसी मॉडल रूल्स का सेक्शन 27 कहता क्या है, ध्यान से देखो। जब आप मॉडल सिविल प्रोसीजर जो मीडिएशन रूल्स 2003 देखोगे ना, 2003 का रूल्स है ये, उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 करके दे हुआ है। एक तरफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का, पार्ट 2 में ये सारी चीज़ दी हुई है। उसका रूल 27 कहता है, वही रूल्स इंपॉर्टेंट है जिससे आज भी मीडिएशन प्रोसेस बहुत हद तक रेगुलेट होता है। कहता है इथिक्स टू बी फॉलोड बाय मीडिएटर, कौन कौन से इथिक्स फॉलो होंगे वो सारी चीज़ इसमें लिखा हुआ है। देखो जो भी रूल्स आपको दिया हुआ है उसको ड्यू डिलीजेंस से अच्छे तरीके से ईमानदारी पूर्वक फॉलो करना है। कोई भी ऐसा एक्टिविटी या कंडक्ट नहीं करना है जो कि एक मीडिएटर के लिए अनबिकमिंग हो। इंटीग्रिटी एंड फेयरनेस को बढ़ाना है मीडिएशन प्रोसेस के। पार्टी जो इन्वॉल्व है फेयरली इन्फॉर्म्ड हो, उनकी सारी प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स को क्या होना पता होना चाहिए। कह रहा हूँ ना, मीडिएटर का रोल प्रोसीजरल ज़्यादा होता है, सब्सटेंसिव नहीं होता। सेटिस्फाई हिमसेल्फ और हरसेल्फ दैट ही और सी इज क्वालिफाइड टू अंडरटेक द कंप्लीट द असाइनमेंट इन अ प्रोफेशनल मैनर, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आपको खुद की भी कैपेसिटी पता होनी चाहिए और सामने वाले की भी कैपेसिटी पता होना चाहिए। किसी बच्चे से तो नहीं करा लोगे ना मीडिएशन, मतलब वो, और किसी बच्चे से तो सेटलमेंट नहीं करा लोगे। खुद भी तो पता होना चाहिए कि मैं कैपेबल हूँ और सामने वाला भी कैपेबल है, अंडरस्टैंडिंग है वो। ठीक है, डिस्क्लोज, कोई भी ऐसा इंटरेस्ट या रिलेशनशिप डिस्क्लोज नहीं करना जो इम्पार्शियलिटी को प्रमोट करे। ये आएगा पेपर में, ऐसे नहीं बता रहा हूँ। अवॉइड while communicating with the parties any impropriety or appearance of impropriety. Be faithful to the relationship of trust and confidentiality, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइवेसी मेंटेन करना, ट्रस्ट मेंटेन करना, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना, जो भी मीडिएटर्स का रोल है दोनों तरफ से वो करना है। जितनी भी प्रोसीडिंग्स है लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी प्रोमिसेज या गारंटी से बचो। रीजनेबल एक्सपेक्टेशंस को मेंटेन ना, मतलब अनएक्सपेक्टेशंस तो होने ही नहीं चाहिए आपसे, और एक मतलब बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन भी नहीं होना चाहिए आपसे। अगर आपको एक रीजनेबल एक्सपेक्टेशन मेंटेन रखो सामने वाले से भी, और उस एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरने का ट्राई करो। ठीक है, रिकॉग्नाइज दैट मीडिएशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन बाय द पार्टीज एंड दैट मीडिएशन प्रोसेस रिलाइज अपॉन द एबिलिटी ऑफ द पार्टीज टू रीच अ वॉलेंटरी अनडिस्क्लोज्ड एग्रीमेंट। वॉलेंटरी बहुत इंपॉर्टेंट है यार, कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। आगे देखो, और कुछ सेक्शन दिखाता हूँ आपको, रूल्स दिखाता हूँ अभी। जैसे रूल 12 कहता है मीडिएटर नॉट बाउंड बाय एविडेंस एक्ट 1987 और द CPC 1908, बल्कि नेचुरल जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस एंड नेचुरल जस्टिस से वो रोल मीडिएटर जो होता है वो बंधा होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में पढ़ा है आपने। रूल 16 देखो, मीडिएटर का रोल क्या होता है, वही चीजें, पार्टीज को समझाना, पार्टीज में कॉम्प्रोमाइज कराना, जितने भी एरियाज हैं उसको एक्सप्लोर करना, प्रायोरिटीज को क्लैरिफाई करना, अंडरस्टैंडिंग्स को बढ़ाना, मिसअंडरस्टैंडिंग को खत्म करना, तरीके से कम्युनिकेट करना, emphasizing that it is the responsibility of the parties to take decision which affect them, he shall not impose any terms of settlement on the parties। ये सारी बातें मीडिएटर का रोल होता है। ठीक है, अभी जो मैंने आपको बताया। आगे देखो और रूल्स देखो क्या कहता है। 17 देखो, रूल 17 कहता है पार्टीज अलोन रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग डिसीजंस। मैंने तो पहले भी बोला,
दैट any settlement, nor does the mediator give any warranty that the mediation will result in a settlement. बल्कि who is responsible for that? Parties alone responsible for the matter regarding taking decisions. Rule 18 कहता है time limit for completion of mediation on the expiry of 16 days from the date fixed for the first appearance of the parties before the mediator, the mediation shall stand terminated unless the court which referred the matter either suo moto or upon request by the mediator or any of the parties and upon hearing all the parties is of the view जो एक्सटेंशन है वो नेसेसरी है और मे बी यूजफुल, तब तक ही उनको 30 दिन का एक्सटेंशन दिया जाएगा। मतलब कहने का मतलब ओवरऑल 90 दिन में मीडिएशन आपका क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अगर कोर्ट ने ऑर्डर दिया सुओ मोटो या आपके रिक्वेस्ट पे तो 90 दिन के अंदर मैक्सिमम, एक्सटेंशन के बाद 30 दिन से ज़्यादा एक्सटेंशन नहीं हो सकता, वैसे 60 दिन के अंदर ये चीज़ें खत्म हो जाती हैं। ठीक है, और देखो रूल्स इंपॉर्टेंट है। रूल्स कहाँ गया? रूल्स 3 देखो। रूल्स 1 क्या कहते हैं? मॉडल सिविल प्रोसीजर मीडिएशन रूल्स 2003 की बात कर रहा था मैं। रूल 1 कहता है, ये तो सिंपल है। रूल 2 कहते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ मीडिएटर। पार्टी जो होंगे वो सोल मीडिएटर को अपॉइंट करेंगे। देयर आर 2 सेट्स ऑफ पार्टीज एंड आर अनेबल टू एग्री ऑन अ सोल मीडिएटर। हर पार्टी अपना अपना मीडिएटर अपॉइंट कर सकती हैं। आगे चीज़ें लिखी हुई है। ठीक है, देखो क्वालिफिकेशन क्या होगा एक मीडिएटर का। द फॉलोइंग पर्सन हु कैन बी काइंड ऑफ एलिजिबल और क्वालिफाइड होता है, रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, सिविल कोर्ट, इक्विवेलेंट स्टेटस का कोई लीगल प्रैक्टिस 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए बार काउंसिल ऑफ द एट द लेवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और द इक्विवेलेंट स्टेटस, एक्सपर्ट और अदर प्रोफेशनल्स विद एटलीस्ट 15 ईयर्स स्टैंडिंग, सीनियर ब्यूरोक्रेट। कुछ ऐसे लोग अगर होते हैं उनको बोल सकते। कुछ डिस्क्वालिफिकेशन का भी दिया हुआ है, देखो पॉज करके पढ़ो इन सब चीज़ों को। जो पर्सन मोरल टर्पिट्यूड का नहीं है, क्रिमिनल पेंडिंग जिसके खिलाफ है क्रिमिनल चार्जेस पेंडिंग है, जिसका बैकग्राउंड बहुत खराब रहा है मीडिएशन के मामले में, कोई और भी ऐसा जिसको कोर्ट मतलब जस्टिफाई ना कर सके, वेन्यू कहाँ होगा, वो सारी बातें लिखिए, पॉज करके आप पढ़ना। ठीक है, प्रोसीजर ऑफ मीडिएशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार पढ़ लेते हैं आपके लिए। कहता है द पार्टीज में एग्री ऑन द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द मीडिएटर इन द कंडक्ट ऑफ द मीडिएशन प्रोसीडिंग। अग्री कर सकती है, में लिखा हुआ है। वेयर द पार्टीज डू नॉट एग्री ऑन एनी पर्टिकुलर प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द मीडिएटर शैल फॉलो द प्रोसीजर हियर इन आफ्टर मेंशन नेम। जैसे ही शैल फिक्स इन कंसल्टेशन विद द पार्टीज अ टाइम शेड्यूल, डेट कहाँ पे आएंगे, कब मिलेंगे। ही शैल होल्ड द मीडिएशन कॉन्फ्रेंस इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ रूल 6, जो वेन्यू की बात करी। ही मे कंडक्ट जॉइंट सेशन, सेपरेट सेशंस। ईच पार्टी शैल 10 days before a session provide to the mediator a brief memorandum setting both the party forth the parties which according to it need to be resolved। पोजीशन क्या है, ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है। यू जस्ट पॉज इट एंड रीड इट। ठीक है, एक लास्ट स्लाइड देख लेते हैं क्या है। इसकी बात कर ली हमने। सेटलमेंट एग्रीमेंट क्या होता है? देखो प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन बिटवीन मीडिएटर एंड द कोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रूल्स बता रहा हूँ साहब आपको। रूल 24 सेटलमेंट एग्रीमेंट लिखा हुआ है। यू जस्ट पॉज इट, आपका काम बस इतना पॉज करना है, इसको शांति से पढ़ना है। ठीक है, चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। कम्युनिकेशन की बात, कॉन्फिडेंशियलिटी देखिए रूल 20 में कॉन्फिडेंशियलिटी, डिस्क्लोजर एंड नॉन एडमिसिबिलिटी ऑफ एडमिशन, ये सारी बातें लिखी जो मैंने आपको बता दी, वही बातें लिखी हुई है। ऐसा मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इसको पढ़ लेना एक बार, आपके लिए फायदेमंद होगा। मैंने आपको बता दिया वैसे सारा कुछ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में कंसिलिएशन की बात करते हैं, शाम तक मिल जाएगा। प्लीज़ देखिए, चैनल को लाइक करिए, समर्थ हाईज एंड जुडिशरी को बड़ा बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस चैनल आई थिंक इज सेइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट जुडिशरी। आपको आने वाले समय में बहुत कुछ प्रोवाइड करूंगा। सैम्पल टेस्ट पेपर भी प्रोवाइड करूंगा जुडिशरी के लिए, वन ऑफ द बेस्ट सैम्पल टेस्ट पेपर्स जो डायरेक्ट पेपर में लड़ेंगे। मेरा आपका वादा रहा, मतलब डायरेक्ट बनाऊंगा ऐसा पेपर, कितने क्वेश्चन आएंगे आपको उसमें से डायरेक्ट की तो नहीं पता, इनडायरेक्टली बहुत सवाल आएंगे, एक्सप्लेनेशन से बहुत सवाल आएंगे, जो आप थिंकिंग करके आंसर देगा उससे बहुत सवाल आएंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लीज़ चैनल को बड़ा बनाइए, सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू।